और देखिएगा आप लोग एवरेज के अंदर हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन करे हैं उसी से जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए लिखा हुआ है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। बताएंगे एक बार आप सब लोग क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, आप सभी का आज के सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग एवरेज से इससे पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं, बेसिक 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसी से आगे ये सीरीज कंटिन्यू है आपका। और एवरेज के बाद जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो होगा आपका मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति। वही एक बड़ा टॉपिक आपका बचा है। बाकी इसके बाद 1-2 टॉपिक और है, वो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित की संक्रियाएं, जहां सरलीकरण के बारे में सीखेंगे हम लोग। और एक और टॉपिक होगा यूनिटरी मेथड और टाइम एंड वर्क। तो इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू कर देंगे आपका क्षेत्रमिति। मंडे से आपका जहां तक है संडे के दिन एक बड़ी क्लास के साथ एवरेज हम लोग खत्म कर देंगे। और मंडे से अगर थोड़ा सही रहा तो गले में थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा ही है, फिर भी कोशिश करी जा रही है कि रोज क्लास ली जाए आप लोगों के लिए। तो अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग मंडे से मेंजुरेशन की शुरुआत कर देंगे, क्षेत्रमिति। तो ये देखिएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। 3 क्रमागत का मतलब लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत ए है। अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत कोई सी भी लिख दो आप लोग। मैंने ये लिख दिया सर 2, 4 और 6। इनका औसत 4 आएगा, इनका औसत 4 आएगा। तो ए का मान 4 हो गया। अब कह रहे अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लें, इसके आगे के 5 नंबर और आप शामिल कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसके आगे की 5 सम संख्या और शामिल कर दी आप लोगों ने, 1, 2, 3, 4 और 5। अब टोटल नंबर हो गए सर 8। ये अब टोटल 8 संख्या हो गई। इन 8 संख्याओं का जो औसत होगा वो ए से कितना ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपको बताना है। अब औसत निकालने के तो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, 8 और 10, 18। इन दोनों संख्याओं का औसत वही होगा जो इन सभी संख्याओं का है। 2 + 16 भी कितना होता है, 18। तो औसत क्या होगा, 18 का आधा कर दीजिए। 18 का आधा कितना होता है सर, 9 होता है। चाहे तो आप ये करो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और या फिर आपको बताया था क्रमागत संख्या, इसका मतलब समांतर श्रेणी बनेगी। अरिथमेटिक सीरीज के लिए जो औसत होता है वो होता है बीच में आने वाली संख्या, 2 नंबर बीच में आएंगे। तो 18, 8 + 10, 18, 18 के बीच में क्या आता है, 9। सॉरी, 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9। अब औसत आपका 9 होगा। पहले औसत 4 था, अब औसत 9 आएगा। कितना ज्यादा आया, ये 5 अधिक है पहले से, a + 5। ए से कितना अधिक है, ए का मान 4 था, 4 से कितना ज्यादा है, 5 अधिक है। तो ऑप्शन सी हमारा एक सही आंसर होगा, a + 5। एवरेज के अंदर हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है अभी तक, नंबर्स को लेकर बनाए गए क्वेश्चंस आप लोग सीख रहे हैं, उसी से आगे आज का सेशन ये शुरू हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अब आप लोग बताइए ना, साथ में करोगे तो आप समझ पाओगे कि आप लोगों ने कितना सीख लिया। 9 से 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। नोटबुक लेके जरूर बैठा करो, केवल घूरने से गणित नहीं आएगी। कि जब तक आप लोग खुद से नहीं कराएंगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या आता है। 9 से 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से भाग होती है, जो 8 से भाग होती है। 9 से 90 के बीच, 9 से 90 के बीच 8 से भाग होने वाली संख्या पहली होती है, 8 जो नहीं आएगी, 16 आएगा पहला नंबर। पहली संख्या 16 होगी। 24 होगा, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 11 8 88। ये लास्ट नंबर होगा। 88 के आगे आपको नहीं जाना है, औसत बताना है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या सर 16 है और आखिरी संख्या 88 आएगी।
16 प्लस 88 बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 8 और 6 14 का 4, 8 और 1 9 और 1 10, 104 का आधा कर दो सर, 52 हमारा आंसर होगा, 52। तो 9 से 90 के बीच आने वाली सभी संख्याओं का औसत जो 8 से भाग होती हैं 52 होगा सर। 52 52 हमारा एक सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, प्रथम 93 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट 93 नंबर की बात कर रहा है, पहली 93 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 93 प्राकृत संख्याएं, एक से लेके कहां तक जाना है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। 1 2 3 4 कहां तक जाओगे, लास्ट 93 तक जाओगे। औसत निकालने का सबसे सही तरीका क्रमागत श्रेणी, समांतर श्रेणी, समान अर्थमेटिक सीरीज अगर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 1 प्लस 93 यानी हो गया 94। 94 का आधा होता है सर 47, यही हमारा आंसर है। 94 का आधा कर दो 47, यही आंसर है। 47 आपका एक सही जवाब होगा, 47। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 से भाग होती हैं, वो 8 से भाग करवा रहा था और ये 6 से भाग करवा रहा है। 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 6 से भाग होती हैं, बता दीजिए फटाफट। सर पहला नंबर होगा 12, पहली संख्या होगी सर 12, 6 तो नहीं आएगा ना बीच में, 11 से 80 के बीच लिखना है ना। पहली संख्या होगी 12, आखिरी संख्या क्या होगी, 6 दूआ 12, 6 की टेबल बोलनी है। 6 10 60 होता है, फिर 66 होगा, 11 6 66, 12 6 72, 13 6 78, लास्ट संख्या आएगी सर 78, 78। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 90, 90 का आधा कितना होता है 45। ऑप्शन डी हमारा एक सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया जो आप में से कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप लोग शुरुआत से देखा करो सेशन को, ऐसे बीच में आओगे तो मजा नहीं आएगा आपको। एवरेज के ऊपर हम 2 बेसिक क्लासें हो चुकी हैं और केवल एक मात्र फॉर्मूला अभी तक सीखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है। औसत का फॉर्मूला वही है जो आपको पहले से आता है, उसी के आधार पर आप लोगों ने पूरा बेसिक सीखा है। औसत होता है सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उसके अलावा जो कुछ बेसिक तरीके सीखे हैं, कुछ आसान बनाना सीखा है, वो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के लिए बात करी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बात करी है। चलो बताओ अगला सवाल, सेम वैसा ही सवाल। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 7 से भाग होती है, कभी 6 से भाग करवा रहा है, कभी 7 से भाग करवा रहा है, कभी 8 से भाग करा रहा है। तो आएगा क्वेश्चन इस तरह का, ध्यान रखिएगा आप लोग। 8 से 74 के बीच 8 to 74, पहला नंबर कौन होगा बताओ। 7 तो नहीं आएगा ना, 14 आएगा सर, पहली संख्या 14 होगी। अब 7 10 70 होते हैं, 11 7 77 होता है, 77 नहीं आएगा, लास्ट नंबर 70 आएगा। 70 प्लस 14 84, 84 का आधा होता है सर 42, मेरा आंसर है 84 का आधा होता है 42, यही हमारा आंसर है 42, एक बिल्कुल ठीक आंसर है। 7 से भाग होने वाली संख्याएं 8 से 74 के बीच जो होगी उनका औसत कितना आएगा 42। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। 7 11 15 x 21 और 25 का औसत 25 दे रखा, 15 दे रखा है। x का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, x का मान कितना होगा। तो देखें औसत तो बता रखा है इन संख्याओं का, औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 और एक और क्या बच गया x। इस x का मान हमें पता करना है कितना होगा।
ये योग कर दिया, बटे में कुल कितनी संख्या है, 3 ये रही, 3 6 और 1 ये 7, कुल 7 नंबर है। बराबर में 15 आना चाहिए इनका औसत। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका आपके सामने है। वैसे आसान सवाल है, कर लेंगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत क्या है इस तरह के सवालों में। जोड़ो अब आप लोग, देखो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 तो ये हो गया। 14 और 11 25 ये हो गया। 14 और 11 25 और 25 और 15 40। 40 प्लस 25 65। 40 प्लस 25 65। 65 और 20 कितना हो जाएगा, 85 86। 86 में 7 और जोड़ दो, 86 प्लस 4 90, 3 93 93। 93 प्लस x बराबर, ये 7 जो है आगे जाके गुणा होगा, 15 7 105 हो जाएगा। ये x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 93। 105 माइनस 93, 105 में से 93 घटा दो तो x का मान आ जाएगा 2 और 10 में से 9 गया तो 1, 12 आंसर आएगा सर। ऑप्शन सी हमारा एक सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग विचलन वाले तरीके से कर लें। 7 11 15 और इस x का मान हमें पता करना है कितना होगा, 14 21 और 25। ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, इन सब का औसत 15 बता रखा है। तो मैं इनका विचलन देख लेता हूं, डेविएशन देख लेता हूं। विचलन, विचलन का मतलब है जो आपको औसत दिया गया है उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन कितना है उससे, उससे इनका कितना कम और कितना ज्यादा है, वही कहलाता है विचलन। हमारे औसत से ये जो नंबर है ये 7 है और औसत दे रखा है 15, एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ये 15 से 8 कम है, माइनस का 8। ये 15 से 4 कम है, माइनस का 4। ये 15 से 0 कम है, कोई कम ना कोई ज्यादा है, 0। ये 15 से 1 कम है, माइनस का 1। और ये 15 से 6 कम है, और ये लास्ट 15 से 6 ज्यादा है। 15 से 6 कम नहीं है, ज्यादा है ना, 15 प्लस 6 21 होता है। और ये 15 से 10 ज्यादा है। अब देखो क्या विचलन आया, -8 और -4 होते हैं सर, माइनस के 12 और एक माइनस के 13। माइनस में आ रहा है 13 और प्लस में आ रहा है 16, तो इसका मतलब प्लस का 3 आया विचलन। विचलन कितना आया, प्लस का 3 आया सर। तो इनको बराबर करने के लिए ये जो योग 3 ज्यादा आ रहा है, विचलन का मतलब इनका योग 3 ज्यादा आ रहा है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर करना। तो ये जो बीच वाला नंबर, एक जो नंबर बीच का हो चाहे कहीं का भी हो, जो रह गया उसका मान 3 कम होना चाहिए औसत से, क्योंकि ये 3 ज्यादा है इनका योग, इनका औसत जो है, या फिर आप कहो कि इनका योग जो है वो सभी संख्याओं के औसत से 3 ज्यादा है। तो ये जो नंबर है ये 3 कम होना चाहिए औसत से। औसत 15 दे रखा है और 15 से 3 कम कर दोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 12। एक बार वापस देखिए इस तरीके को। ऐसे जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम के अंदर पूरा टाइम मिलता है। राजस्थान के किसी भी पेपर की आप बात करें या विचलन आप चाहें तो देख सकते हैं विचलन, और चाहे तो आप लोग इस तरह से, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपके पेपर में, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां टाइम को लेकर दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप लोग विचलन वाले मेथड से करते हैं तो आप देखिए कि आपको जो औसत दिया गया है वो 15 है। इस 15 से मुझे ये देखना है कि संख्याएं कितनी ज्यादा और कम है, उसे बोला जाता है डेविएशन, विचलन। औसत से ये 8 कम है तो माइनस का 8, ये 4 कम है माइनस का 4, ये कोई ना कम है ना कोई ज्यादा है तो 0, ये 14 है तो 1 कम है, 21 है तो 6 ज्यादा है, 25 है तो 10 ज्यादा है। इस तरह से माइनस और प्लस को मैंने सरल किया तो ये जो संख्या है, जो डेविएशन विचलन जो दे रखा है वो 3 ज्यादा आया, 3 प्लस में आया 3। अगर माइनस में आता तो जोड़ेंगे आप लोग, और प्लस में आए तो 3 कम कर देंगे हम। 15 से 3 कम कर दो, वही आपका x का मान होगा 12। नहीं तो बेसिक तरीका भी ठीक है, आप इसे कर लीजिए, परेशान नहीं हो। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 17 विषम संख्याएं।
तो पहली विषम संख्या, एवरेज के अंदर अगर सम और विषम संख्याओं की बात कहीं पर भी लिखी हो तो आप लोग नेचुरल नंबर से बनाएंगे, जहां से हमारी गिनती शुरू होती है। वैसे तो माइनस का एक भी विषम संख्या होता है, -3 भी विषम संख्या होता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया है एवरेज तो आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया है, तो एवरेज में आपको वही नंबर काम लेना है। पहली विषम संख्या 1 आएगी, 1, 3, 5, 7, इस तरह से 17वें नंबर पे 33 आएगी। 17वें नंबर पे कौन आएगा? 33 आएगा। पहले नंबर पे 1 आएगा और 17वें नंबर की संख्या कौन सी आएगी? 33 आएगी। आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। 34 तक अगर आप जाओगे तो 17 संख्याएं आपको सम मिलेंगी, 17 संख्याएं विषम मिलेंगी। तो 34 तो सम होता है, 33 विषम होता है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 34 का आधा कर दो, 17 हमारा आंसर होगा। अब एक चीज आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी ये तरीके से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको कैसे पता चला कि 17वें नंबर पर 33 आएगा? मुझे ये पता है कि अगर मैं 100 तक लिखूं तो 50 संख्याएं सम आएंगी और 50 ही संख्याएं विषम आएंगी। 50 तक लिखूं तो 25 संख्याएं सम होंगी और 25 ही संख्याएं विषम होंगी। इसने कहा प्रथम 17 विषम संख्याएं, 17 विषम संख्या, 17 तक नहीं, प्रथम 17 लिखनी है, तो वो 34 तक जाके आपको मिलेंगी। 17 का डबल कर दो, हर एक दूसरी संख्या विषम होती है। 1 से 34 तक 17 संख्याएं विषम होती है, 17 संख्याएं सम होती है। तो 17वें नंबर पर 33 आएगा। एक तरीका तो ये है आंसर देने का। दूसरा तरीका आप लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, n विषम प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत n ही होता है, औसत n होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? n ही होगा। और अगर सम संख्या होती है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक ज्यादा होगा। प्रथम n सम संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सम प्राकृत संख्याओं का औसत एक ज्यादा होगा, यानी n से एक ज्यादा कर दो, n+1 होगा, n+1 होगा। बस ये दो बातें अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं, बाकी हम बेसिक से भी आंसर दे देंगे। इसी पर मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर देना है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रथम 17 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 17 सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बेसिक से करोगे तो पहली सम संख्या 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, इस तरह से 17वें नंबर पर कौन आएगी? 34 आएगी। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 34 + 2 36, 36 का आधा 18। और वह डायरेक्ट पता है कि अगर 17 सम संख्या है तो औसत एक ज्यादा होगा, 18 होगा। 17 विषम संख्या है तो औसत 17 ही होगा, कुछ करना ही नहीं है। सम संख्याओं का औसत एक ज्यादा और विषम संख्याओं का औसत उतना ही होता है जितनी वो संख्या है। यहां जो औसत आएगा तो पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 34, 34 और 2 36 का आधा कितना होता है? 18। बाकी आप 17 + 1, कुल संख्याएं 17 है, 17 में +1 कर दो, 18 आपका आंसर, n+1। ये दो बातें अगर ध्यान रह जाएं, ध्यान रह सकता है लेकिन आपको 5-6 बार दोहराने पड़ते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक बार में तो केवल आप लिखते हैं, इन चीजों को याद नहीं रहती हैं। पेपर के दिन तो फिर वही तरीका काम आता है जो बेसिक आपका आता हो।
कई सवाल करें इस तरह के सवाल, उम्मीद है मुझे आप लोग आंसर देंगे। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो, रोज क्लास देख रहे हैं तो आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर दे पाओगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। क्रमागत और सम संख्या है, ये क्रमागत भी है और सम संख्या भी है, और 4 है, तो बीच में 2 नंबर आएंगे, बीच में 2 नंबर आएंगे। तो ये जो 51 है, ये कौन सी 2 सम संख्याओं के बीच में आता है? 50 और 52, ये 2 नंबर बीच के होंगे। एक इसके ऊपर लिखिए आप लोग, इसके ऊपर 48 होगा, और एक इसके बाद का लिखिए 54 होगा। ये वो चारों सम संख्या है क्रमागत। तो तीसरे नंबर पे संख्या 52 आएगी सर, तीसरी संख्या 52 होगी। ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर होगा, 52 मेरा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 5 है। यदि अगली सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 5 नहीं, सॉरी 25 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यहां पर 6 है, यहां 6 संख्या है, कुल राशियों की संख्या सम है, तो बीच में 2 नंबर आएंगे। आपको देखना है कि 25 कौन सी 2 सम संख्याओं के बीच में आता है। 25 जो है ना सर, वो 24 और 26 के बीच में आता है, 24 और 26 के बीच में आता है। इसके ऊपर आएगा 22, इसके नीचे आएगा 28, इसके ऊपर आएगा 20 और इसके बाद आएगा 30। यदि अगली सम संख्या को शामिल कर लिया जाए, नेक्स्ट इवन नंबर ऑल्सो कंसिडर्ड, 32 को भी शामिल कर लिया तो ये नंबर हो गए 7 हो गए सर। अब सर बीच में एक ही नंबर आ रहा है 26, तो यही औसत होगा। अब बीच में एक ही नंबर आ रहा है, वही औसत होगा। बताया गया है आपको कि जब भी संख्याएं क्रमागत लिखी गई हो तो समांतर श्रेणी बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और समांतर श्रेणी के लिए औसत होता है ठीक बीच वाली संख्या। अब बीच के लिए भी 2 केस लिखाए थे। अगर कुल राशियों की संख्या विषम हो तो बीच में एक नंबर आएगा, वही औसत होगा सभी संख्याओं। और कुल आंकड़ों की संख्या सम हो, जैसे पहले 6 थे तो सम था, तो बीच में 2 नंबर आए, तो मैंने देखा कि 6 जो है वो एक सम संख्या है, तो बीच में 2 नंबर आएंगे। तो ये 25 जो है वो कौन सी 2 सम संख्याओं के बीच में आता है? 24 और 26 के बीच में आता है सर। ये दोनों नंबर बीच के आए थे, 24 और 26 पहले की बात कर रहा हूं। अब तो 30 के बाद नहीं है, बीच में 30 के बाद तो अब तो टोटल कितने नंबर हो गए? 3 3 6 और 1 7 हो गए। अब तो बीच में 26 आ रहा है, वही आपका आंसर है। चाहे आप इस तरह से निकाल लें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो भी आपका आंसर वही आ रहा है। 20 प्लस 22, 20 प्लस 32 बटे 2, 52 का आधा कर दो, 26 ही होता है 52 का आधा, कैसे भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा भी था लास्ट क्लास के अंदर, जब आपको मैंने ये सिखाया है वर्गों का योग निकालना, तब मैंने आप सबसे पूछा भी है ये क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो उस फॉर्मूले को वापस बोलिए मेरे साथ, दोहराइए आप लोग, वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, 1 से कहां तक जाना है? 10 तक। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर की बात कर रहा है, क्यूब की नहीं। लिखाया है फॉर्मूला, बताओ एक बार याद करके बताओ। औसत निकालने का फॉर्मूला सर आपने लिखाया था n+1 गुणा 2n+1। बोल लोगे मेरे साथ, लिखोगे मेरे साथ तो याद होगा ये। n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाई 6, 6 का भाग देना है। n क्या होता है? n होता है सर आखिरी संख्या, अंतिम संख्या। n यहाँ पे आपका लास्ट नंबर है, अंतिम संख्या। तो 10 तक जाओगे तो अंतिम संख्या 10 है, तो औसत क्या हो जाएगा? 10 + 1 11, 10 + 1 11,
10 का दुगना 20 प्लस 1 21, 11 गुणा 21 और 6 का भाग दे दो। 3 7 21, 3 2 6, 11 गुणा 7 77 का आधा कर दो। 77 का हाफ होता है सर 38.5। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 38.5 हमारा एक सही आंसर है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा सर 38.5। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा सर 38.5, 38.5। चलो इसके बाद याद था क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला? याद रह सकते हैं। औसत में गिनती के 4-5 बातें अभी तक याद करने के लिए लिखाई है। अभी तक क्या, लास्ट तक भी यही रहेंगी। एवरेज में और कुछ ज्यादा बड़ा विशेष है याद करने का कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आना चाहिए और करोगे तो बिल्कुल आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। ये देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है। एक्स और वाई का औसत, वाई और जेड का औसत के बीच का डिफरेंस 12 है, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या होगा? एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक्स और वाई का औसत, वाई और जेड का औसत के बीच का डिफरेंस 12 है, तो औसत निकालते हैं हम लोग। एक्स और वाई का औसत क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वाई और जेड का औसत क्या आएगा? घबराया मत करो आप एक्स वाई जेड देख करके। वाई प्लस जेड बटे 2, इनका जो अंतर दे रखा है वो 12 दे रखा है, तो माइनस कर दिया, बराबर में 12 आना चाहिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम जो जनता है यहाँ पर, वो जैसे ही एक्स वाई जेड पी क्यू देखती है घबरा जाती है। कई बच्चों ने इस तरह के सवालों के डाउट पूछ रखे हैं और एक ही क्वेश्चन को कई बार कई बच्चों ने पूछा हुआ है। मैंने बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और सेशन अगर आपको अच्छे लगते हो, चीजें अगर आपको समझ में आती हो, तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर किया करो। ये आप लोगों से विशेष निवेदन रहता है कि आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा इस परिवार के साथ बना रहे। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, बाकी तो और कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर के पास डॉलर भर गए होंगे, इतने डॉलर कितने कमा लेंगे, इससे क्या, जैसे आप लोगों के जब मार्क्स ज्यादा आते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। और जब हमारा भी ऐसा ही रहता है कि जब आप लोग अपनी क्लास का रिव्यू देते हो, प्रतिक्रिया देते हो, क्लास को शेयर करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। और वही मोटिवेशन क्लास को रेगुलर रख पाता है। ऑफलाइन बैच में क्लास नहीं ली है आज मैंने, फिर भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास मिस नहीं करी है। गले में इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है, ठीक होने में नहीं आ रहा। अभी भी डॉक्टर कह रहे हैं 4 से 5 दिन और लगेंगे इसको। कोई ना, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जैसा भी हो इन्फेक्शन चला जाएगा और क्लास आपकी नहीं रुकनी चाहिए। एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 12 है, ये आपको दे रखा था। तो देखो इन दोनों के नीचे 2 आ रहा है, तो एलसीएम 2 ला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई ये तो सेम आ गया। यहां माइनस का साइन है, तो ये दोनों ही नंबर माइनस के हो जाएंगे, माइनस का वाई और माइनस का जेड बराबर 12। ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। सर दोनों ही साइन माइनस के क्यों कर दिया आपने? क्योंकि यहां साइन माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है और प्लस गुणा माइनस भी माइनस होता है, तो प्लस के वाई से ये माइनस का वाई कट जाएगा और ये जो 2 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। तो एक्स और जेड का सर अंतर जो है 24 आ जाएगा। एक्स व जेड का अंतर गुरुदेव 24 होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। तो एक्स वाई जेड को देख करके घबराया नहीं करें आप लोग, आंसर दोगे, करोगे, शुरू कर दिया ना अगर आपने पेन चलाना, तो आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे। ऐसा एक जो क्वेश्चन बच्चों ने कई जगह पूछ रखा है मुझसे, मैं बताता हूं, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। मैं बताता हूं आपको क्या पूछा हुआ है। वो है आसान सवाल, लेकिन
मैं कह रहा हूं ना, आप लोग तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर देख के ही घबरा जाते हो। देखता हूं एक मिनट कहाँ है, ये रहा। लिखो इस क्वेश्चन को और बताना आप लोग क्या आंसर आएगा। 19p प्लस 19q, 19p प्लस 19q बराबर 5738 है। 5738 है, तो p और q का औसत ज्ञात करें। p व q का औसत क्या होगा? p व q का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 19p व 19p प्लस 19q बराबर 5738 है, तो p और q का औसत पूछा। आसान है सवाल, लेकिन पता नहीं आपको किस बात का डर लगता है। p और q लिख दिया तो बस आपको अंदर डर आ गया कि हाँ आप नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कर पाओगे आप लोग। देखो 19p यहां लिख रहा हूं ना मैं, 19p प्लस 19q बराबर 5738 है। इन दोनों में से 19 कॉमन आ जाएगा, या 19 से काट दो सबको, ऐसा भी कर सकते हो। 19 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? p प्लस q बराबर 5738। अब काट लो, 19 आगे जाके भाग होगा तो 19 से काट देंगे। 19 तीय 57, 19 तीय 57, 19 दुआ 38। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको 32 लिख देंगे। ये गलतियां होती है, पेपर के दिन ज्यादा गलती होती है। पेपर में क्या होता है, हम लोग तैयारी करके जाते हैं, दिन रात एक करी है सब बच्चों ने, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, और सक्सेस वही होगा जो मेहनत करता है। तो जब हम लोग तैयारी करके जाते हैं तो दिमाग के ऊपर प्रेशर जरूर आता है, और उन बच्चों के ज्यादा प्रेशर आता है जो हर कोई फॉर्म भरते रहते हैं। कोई सा ही फॉर्म बोले, अब इसका भर देते हैं, अब ये वाला फॉर्म भर देते हैं, अब ये वाला फॉर्म भर देते हैं। फिर रहा प्रेशर आता है कहां से? पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। उनको टेंशन ज्यादा है हमारे सिलेक्शन की। बुआ फूफा मामा, उनको बहुत ज्यादा टेंशन है। भले ही मम्मी पापा ने, माँ और बाप ने ज्यादा आपसे नहीं पूछा होगा कि कब सिलेक्शन होगा, लेकिन पड़ोसी हाँ क्या कर रहे है, कब तक हो जाओगे, उनको बहुत टेंशन है। तो वो प्रेशर बनता ही बनता है बच्चे के ऊपर, और उस प्रेशर के कारण चीजें गलत होती हैं। फिर वो आके वापस कहता है किस्मत खराब थी। कोई ना, जितनी गलतियां करनी है पहले ही कर लो, हमारे पास बहुत टाइम है। कुछ एक बच्चे मैक्सिमम जो अभी परेशान है टाइम को देखकर, बोले समय तो बचा ही नहीं। अभी भी इतना समय है आपके पास, आप पूरी मैथ्स को कम से कम 4 से 5 बार घोट सकते हो। और मैथ्स में तो गिनती के टॉपिक बचे, मैंने सब सिखा दिया आपको। फिर भी पर टेंशन, अरे भाई अकेले टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ करोगे तो रिजल्ट आएगा ना। टेंशन, अब तुम्हें टेंशन हो रही है 10 दिन 20 दिन 50 दिन पहले, रोज क्लास हो रही है, फिर भी कोशिश करी जा रही है क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, क्लास भले कुछ भी हो जाए रेगुलर रखी जा रही है आपकी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, कोई नहीं, गलती होती है। 19 3 57 और 19 2 38, 32 नहीं आएगा, ये 302 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट आएंगी तो बीच में 0 आएगा, पहले 302 बनेगा। इस सवाल का ऑप्शन भी 16 दे रखा था, तो मैक्सिमम बच्चा तो वो 16 ही आंसर दे देगा। तो P प्लस Q का योग 302 आया है, तो P और Q का औसत क्या होगा? P व Q का औसत क्या होगा? तो राशियों का योग 302 ना कि 32, और बटे में राशियों की संख्या 2 है सर, तो आंसर आ जाएगा 151। 151 सही आंसर होगा। तो आसान है सवाल। अब हम लोग इतना दिमाग के अंदर अप्रोच बना चुके हैं कि हर सवाल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सामना कर सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। और अभी और टाइम है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो मेंजुरेशन जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा, क्षेत्रमिति अगले वीक में शुरू कर दूंगा मैं, मंडे को। क्लास बढ़ानी हो तो 2-2 घंटे की क्लास लगवा देंगे। कोशिश कर रहे हैं, बस एक थोड़ा सा
खांसी वाली दिक्कत सही हो जाए और ज्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। अगला सवाल जो आपके साथ में है, अब यहां पर टाइप वाइज शुरुआत हो गई है औसत की। इससे पहले जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे थे वो संख्याओं के बेसिक सवाल थे। अब देखो क्या लिखा है। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है जब 40 किलो के एक छात्र को एक नए छात्र के द्वारा प्रति रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं ये, एक को हटा के एक दूसरे को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के सवाल है, जब 40 किलो वाले छात्र को हटाकर उसके स्थान पर एक नए छात्र को लाया गया है तो उस नए छात्र का वजन क्या होगा। बहुत आसान सवाल होता है। इसके आगे जो बचे हैं टाइप, कई बार क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हटाएगा, किसी एक को हटा के दूसरे को ले आएगा, कभी दो लोगों को हटा देगा, दो को और ले आएगा, इसी तो बोलते हैं रिप्लेसमेंट। और कई बार कुछ नहीं करेगा, इनमें से एक को बाहर निकाल देगा, दो को बाहर निकाल देगा, पूछेगा शेष बचे हुए छात्रों का औसत क्या होगा, तो उसको बाहर करना कहते हैं, एक्सक्लूजन कहते हैं। और कई बार क्या करेगा, इसमें कोई दो छात्र और शामिल कर देगा, तो उसे कहते हैं इंक्लूजन। तीन चीजें हैं, या तो शामिल करेंगे, केवल शामिल होगा, या केवल हटाएगा, और या फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इस तरह से इसने क्या किया, रिप्लेस किया है, प्रतिस्थापन किया, एक को बाहर भेजा है, दूसरे को बुलाया है। मैंने अभी जो 3 शब्द बोले वो तुमने समझे नहीं समझे उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 बातें होंगी। अब 3 तरह के सवाल बच गए हैं। एक ये कि जब आप किसी एक के स्थान पर दूसरे को लेकर के आते हैं, या दो के स्थान पर कोई दो नए लेकर के आते हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई भी हो सकता है वो। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। ध्यान देना आप लोग, सवाल पढ़ो बस, केवल ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया तो एक लाइन में बिना किसी फॉर्मूले के आंसर आ सकता है। 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है। उसका कारण बताएगा ये क्यों बढ़ जाता है। फूंक मारने से नहीं बढ़ा, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ज्यादा रोटे खा लिए होंगे, बोले यहां तक खा लिया होगा सर वजन बढ़ गया, तो 4 खा रहा था उसने 5 रोटे ले लिए होंगे, चावल और खा लिया होगा ऊपर से, ऐसा नहीं है। कारण बताएगा कि क्यों बढ़ जाता है। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलो से बढ़ जाता है। कारण क्या है, जब 40 किलो के एक छात्र के स्थान पर एक नए विद्यार्थी को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बताओ 40 किलो का एक छात्र था इन 15 में से, उसको हटा दिया, उसके स्थान पर एक नया आ गया, तो आप मुझे बताओ उसके कारण औसत बढ़ रहा है, तो उस नए छात्र का वजन कम होगा या ज्यादा होगा। सबका औसत बढ़ गया तो उसका मतलब वो नया जो छात्र आया है वो इस 40 किलो वाले से भारी होगा, वजन में ज्यादा वजन होगा उसका। अगर ये औसत घट जाता, ये औसत वजन कम हो जाता, बढ़ने की बजाय घटता, तो मैं कहता कि जो नया विद्वान नया छात्र जो आया है उसका वजन 40 से भी कम होगा। औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वजन ज्यादा होगा। तो देखो एक तो ये रहा, ये वो है टॉमी, तो 40 किलो का था, इसके स्थान पर एक नया लेके आना है। इस 40 किलो वाले के स्थान पर एक नया छात्र आएगा, मोनू या मोंटी। ये मोंटी जो आएगा इसका सर भी बड़ा होगा, भारी सर का होगा, भारी पेट होगा, इसका पेट भी बहुत भारी होगा। आपको कैसे पता सर, ये सवाल आपको सब बताता है, पहले ध्यान से पढ़ा करो। इस नए छात्र के कारण अगर औसत वजन बढ़ रहा है, औसत का मतलब सभी छात्रों का वजन बढ़ गया इसके कारण, तो इसका मतलब ये वजन में ज्यादा भारी है तभी तो बढ़ेगा औसत। तो इसका वजन सर कितना होगा, 40 तो होगा ही होगा। इसके कारण औसत वजन में 1.5 किलो की वृद्धि होगी, और 15 छात्र है टोटल, तो वजन में कुल कितना वृद्धि होगी, 15 का 1.5 से गुणा कर दो। वजन में कुल वृद्धि 15 गुणा 1.5, 15 गुणा 15 225 होते हैं, पॉइंट लगाए तो 22.5, तो उस नए छात्र का वजन 22.5 किलो ज्यादा होगा सर, 22.5 किलो ज्यादा होगा। तो नए व्यक्ति का वजन या नए विद्यार्थी का वजन या नए छात्र का वजन, नए छात्र का वजन 40 से 22.5 किलो ज्यादा होगा सर। ये विद्वान 62.5 किलो का है। कई लोग इसका फॉर्मूला पढ़ाते हैं, कई लोग इसकी शॉर्टकट पढ़ाते हैं,
पता ही नहीं क्या क्या सिखा देते हैं, जबकि जिस बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है उसके लिए चीजें बहुत आसान है। वैसे ही क्या ही फॉर्मूला रटवाओगे इनके लिए। कोई कहता है न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस फाइनल। अरे क्या नया क्या ही पुराना, ये गया, इसको जाने दो। और ये मंकी नया आ गया इसके स्थान पर। इसका वजन जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये सवाल अपने आप बता देगा। इसके कारण औसत वजन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप कहेंगे सर कि इसका वजन ज्यादा होगा तभी तो औसत बढ़ेगा। ये जो नया छात्र आया है, अगर ये 40 किलो से भी कम का होता तो औसत क्या होता, कम हो जाता फिर तो इसका वजन 40 से ज्यादा होगा 22.5 किलो। 22.5 कहां से लाए सर? औसत वजन में वृद्धि हो रही है 1.5 किलो की, तो कुल वजन में कितना वृद्धि होगी? 15 गुणा 1.5। 15 को 1.5 से गुणा करेंगे 22.5 किलो। करेंगे इस तरह के बहुत सवाल कराऊंगा मैं। ये 3 टाइप के बनते हैं सवाल। प्रतिस्थापन करना, रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको, एक को हटा के दूसरे को रिप्लेस कर दिया इसके स्थान पर। बाकी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूले नहीं सिखाता हूं, केवल हम बात करते हैं बेसिक से। हर टॉपिक को आपको बेसिक से पढ़ाया गया है। सीआई के अंदर जरूर हम लोगों ने कई तरीके सीखे हैं। इससे पहले जो टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे आप लोग, वहां जरूर हम लोगों ने कई सारे तरीके सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। अभी सवाल का जवाब तुम बताना क्या आएगा, आप सब लोगों को बताना है। यहां 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो से बढ़ जाता है। ये देखो ये भी बढ़ रहा है। कारण क्या है इसका? जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, 60 किलो वाले को हटाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति वहां पर आया है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो 25 व्यक्ति थे टोटल, जिसमें से एक व्यक्ति था 60 किलो का, ये रहा वो 60 किलो वाला। अब इसको जाना है, ये जाएगा सर, और इसके स्थान पर एक नया आएगा और वो इससे वजन में भारी होगा कि हल्का होगा, ये क्वेश्चन बताएगा। अगर औसत बढ़े तो इसका मतलब उसका वजन ज्यादा है, और औसत घट जाए इसका मतलब उसका वजन कम है। बस ये दो ही बातें होंगी। तो औसत बढ़ रहा है तो 60 किलो तो होगा ही होगा, प्लस इससे और ज्यादा होगा। यहां पर 25 व्यक्ति हैं टोटल, उस पिछले सवाल में 15 ही व्यक्ति थे। इन 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलो बढ़ा है। औसत बढ़ा, इसका मतलब इस व्यक्ति के कारण हर व्यक्ति का वजन 1-1 किलो बढ़ गया, तो कुल वृद्धि हो गई 25 किलो की। कितना वृद्धि हो गई? 25 किलो की। तो इस नए व्यक्ति का वजन 25 गुणा 1, 25 किलो ज्यादा होगा सर। तो इस नए व्यक्ति का वजन 85 किलो होगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। इस नए व्यक्ति का वजन 85 किलो होगा। फिर भी अगर हम चाहें, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, इनटू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। नया क्या होगा? नया बराबर होता है ओ का मतलब ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू फाइनल वैल्यू। इसको याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है इन तरह के फॉर्मूलों में फंसने की, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो नए का बताना है वजन क्या होगा। तो पहले कितना था? पहले वाले का वजन था सर 60 किलो। अब 1 किलो बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है 1 किलो की। और कितने लोग हो गए टोटल? 25 लोग हैं। तो 25 किलो वजन ज्यादा होगा, तो 60 प्लस 25 कितना होगा? नए का वजन 85 किलो। बस आप मत फंसिए पर इन फॉर्मूलों में, हमें इतनी चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि पेपर में केवल मैथ्स नहीं आएगी, वहां आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ना है, बहुत सारे एस्पेक्ट है वहां पर, सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। हाँ,
यहां जरूर याद रह सकती है, लेकिन पेपर के दिन वही अप्रोच काम आती है जो आप लोगों ने समझ के खुद से बेसिक कंसेप्ट से बनाई हो। चाहे कितने तरीके कितने ही शॉर्टकट सीख लो, पेपर के दिन आप तब काम ले पाते हो जब आप इनको अच्छे से सीखे हो, जब आपने अप्रोच खुद से डेवलप कर दी हो अपने अंदर। और वो खुद से अप्रोच कब बनेगी, जब आप उसको 4-4 5-5 बार दोहरा लोगे। तो उस नए व्यक्ति का वजन 85 किलो। आप मुझे ये बताओ जोड़ा क्यों आपने? सर औसत बढ़ रहा है ना, लिखा तो है यार, औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। एवरेज वेट ऑफ 25% इंक्रीज ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज बाय 1 kg, बढ़ रहा है 1 किलो। चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो है। इन 6 का औसत 50 है। 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 है तथा 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलो है। ये सब शामिल हो जाए एक साथ तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? अब इसमें से गया कोई नहीं, सब आए हैं। तो ये इंक्लूजन का क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हैं, सब आ गए इसके अंदर, सब शामिल हुए, सबका औसत पूछ रहा है। देखो 6 विद्यार्थी हैं सबसे पहले, जिनका औसत कितना है? शुरुआत में 6 छात्र हैं जिनका औसत 50 किलो है। उसके बाद इसने कहा 2 और आ गए सर, इन 2 छात्रों का औसत वजन 51 किलो है। उसके बाद कहा सर 2 और आ गए, इन दोनों का औसत वजन 55 किलो है। ये औसत वजन है। हमसे पूछा इन सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, इन सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तो औसत वजन कैसे निकालोगे? कुल वजन बटे कुल छात्रों की संख्या। बताओ कितनी हो गई टोटल, कितने छात्र हो गए? 6 तो सर ये रे, 2 ये रे 8 और 2 ये रे 10 छात्र हो गए टोटल। तो कुल छात्रों की संख्या तो 10 आ गई नीचे। इन 10 छात्रों का कुल वजन लिख देंगे ऊपर और 10 का भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इन सब का औसत अगर 50 है तो इसका मतलब प्रत्येक छात्र का वजन 50 है, तो 50 50 50 50 50 गुणा 6 300 वजन होगा। इनका वजन होगा सर 300 किलो। ये तो 2 ही है, तो 51 किलो के हैं दोनों, तो 102 किलो। ये भी 2 ही है, 55 किलो के हैं, तो 55 + 55 110 किलो। बस इसको जोड़िए आप लोग, 300 400 500 512 512 और 10 का भाग दे दो, ये सब का औसत आ जाएगा 51.2 आंसर आएगा सर, 51.2 किलो। यही आंसर है हमारा, 51.2 किलो, 51.2 किलो। उम्मीद है ये सबको आप बात समझ में आई होगी। तो यहाँ एवरेज आएगा 51.2। चलिए सेम ऐसा ही सवाल एक और है, अब आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बताओ फटाफट क्या आंसर दोगे इस सवाल का। वो छात्र थे, ये अधिकारी आ गए यहाँ पर। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई करोगे, ईमानदारी के साथ प्रयास करोगे तो अधिकारी भी बनोगे। अधिकारी बनने के बाद वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि अधिकारियों के पास ज्यादा काम नहीं रहता केवल वजन बढ़ाने के अलावा। तो 6 अधिकारी हैं यहाँ पर जिनका औसत वजन 55 किलो है। 4 और अधिकारी आ गए जिनका औसत वजन 50 किलो है। तो बताओ सभी अधिकारियों का औसत वजन कितना होगा। इन 6 अधिकारियों का औसत वजन 50 किलो है। 4 और अधिकारी आ गए जिनका औसत वजन, सॉरी ये 55 था क्या, ये 55 था और ये 50 किलो है, औसत है ये ना। इन सबका कितना होगा, इन सभी का औसत वजन कितना होगा। तो कुल कितने अधिकारी हो गए? कुल अधिकारियों की संख्या सर 10 हो गई, 6 और 4। इन 6 अधिकारियों का टोटल वजन हर एक
का वजन 55 किलो है तो 6 गुणा 55 330 किलो तो ये हो गया 6 गुणा 55। इन चारों का 50-50 किलो है तो 200 किलो ये हो गया 50-50-50 और 50 टोटल हो गया सर 530 किलो। और 530 में 10 का भाग दे दो तो औसत आ जाएगा सर 53। आसान सवाल है, एवरेज है ही आसान, औसत को हर कोई करेगा। एवरेज के अंदर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आराम से सवाल हो जाएगा, पर केवल ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखो सर ये तो अमरूद आ गए, अमरूद वाले सवाल तो आपने करा ही नहीं। पेपर में संतरे भी आ सकते हैं। आपने तो अभी तो छात्रों के सवाल कराए, अधिकारियों के सवाल कराए, व्यक्तियों के सवाल कराए, तो देखो ये तो चीजें बदलेंगी ना। वस्तु, इंसान, जानवर कुछ भी हो सकता है इनकी जगह पर, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। अब कह रहा है सर 15 अमरूद है आपके पास, जिनमें से एक अमरूद का वजन 250 ग्राम है। 15 अमरूद में से एक अमरूद जो है वो 250 ग्राम का है। इसके स्थान पर दूसरा अमरूद लाना है तो रिप्लेस कर रहा है, इसको हटा के दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, जिससे औसत भार में 10 ग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। औसत भार सर कम हो रहा है। अगर औसत कम हो रहा है तो मुझे बताओ जो अमरूद आप नया लाओगे वो इस 250 ग्राम वाले अमरूद से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर इस बार औसत कम हो रहा है, इसका मतलब जो नया अमरूद रखेंगे वो 250 ग्राम से क्या होगा, छोटा होगा। सर बस ऐसी समझ बनाइए ना, मजा आ जाए पढ़ने में। क्यों रटना है किसी बात को, जब सब कुछ सवाल में दिया होता है तो क्यों रटेंगे हम कोई फॉर्मूला। औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब नया जो अमरूद रखा जाएगा उसका वजन भी क्या होगा, कम होगा। औसत 10 ग्राम कम हो रहा है, ये नया अमरूद है। ये पहले वाला जो अमरूद था वो 250 ग्राम का था, ये वाला जो अमरूद था वो 250 ग्राम का था। अमरूद तो रेड थोड़ी होते हैं, तो तुम जैसे बनाओ वैसा बना लो। तो इस 250 ग्राम वाले अमरूद के स्थान पर नया अमरूद रखोगे तो उसका वजन कम होगा। ये पता कैसे चलता है कम होगा कि बढ़ेगा? सवाल में दे रखा होता है, सब कुछ सवाल में दे रखा। जब है आपके पास सवाल तो क्या करना है आपको, सवाल ही तो करना है। औसत भार 10 ग्राम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सब कुछ लिखा है देखो साफ साफ। औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो रही है, औसत कम हो रहा है। अमरूद 15 है तो इन 15 अमरूदों का वजन 10-10 ग्राम कम हो जाएगा। तो 150 ग्राम कमी कर दो इस वजन में, 15 गुणा 10, क्योंकि अमरूदों की संख्या 15 है, औसत अगर कम हुआ है 10 तो 150 ग्राम वजन कम होगा उसका। तो बताओ क्या नया अमरूद 100 ग्राम का होगा क्या? यही आपका आंसर है। 250 में से 150 कम कर दो, नया जो अमरूद रखा गया है उसका भार, नया अमरूद उसका भार केवल 100 ग्राम होगा। ये अमरूद जो रखा है वो 100 ग्राम का है, ये 150 कहां से आया? औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो रही है और अमरूदों की संख्या 15 है, तो 15 गुणा 10 कितना हो गया, 150। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। ये थोड़ी देर पहले किया है, याद है क्या आप लोगों को? थोड़ी देर पहले किया है सवाल, वापस आ गया रिपीट हो गया। 60 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस्ड किया जाता है। जो 25 व्यक्तियों का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन सर 60 प्लस 25 85 किलो होगा। थोड़ी देर पहले ही करके आए हम। चलिए तो एक और सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूं। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलो है। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलो है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लें तो उनका औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक को भी शामिल कर लें तो कितना वृद्धि हो जाती है, 2 किलो की। तो अध्यापक का भार कितना होगा? आसान सवाल है। पहले तो ये 15 छात्र थे,
छात्र कितने थे? 15, जिनका औसत कितना था? इनका औसत था सर 28 किलो। अध्यापक आ गया 1, अध्यापक 2 भी आ सकते हैं यहां पर। 1 अध्यापक आ गया। इस अध्यापक का वजन क्या होगा ये पूछा गया है। इस अध्यापक का वजन क्या होगा ये पूछा गया है। इन सबका औसत जो है वो पहले से 2 बढ़ गया तो अब 30 हो गया औसत। इन सबका औसत कितना हो गया? 30 हो गया। तो औसत सबका बढ़ गया, तो इसका मतलब बताओ अध्यापक का वजन ज्यादा होना चाहिए ना। औसत वजन बढ़ रहा है, पहले 28 ही था, अब 30 हो गया, 2 किलो बढ़ गया औसत। इसका मतलब हर व्यक्ति का वजन 2 किलो बढ़ गया। हर व्यक्ति का वजन 2 किलो बढ़ गया। तो टोटल 16 लोग हो गए, 15 छात्र और 1 अध्यापक। तो 2 2 2 16 बार जोड़ोगे तो 32 किलो वजन ज्यादा होगा अध्यापक का। इस 28 से कितना किलो ज्यादा होगा? 32 किलो ज्यादा होगा। तो 28 प्लस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 किलो। यही आपका आंसर है, 60 किलो। आप ऐसे देख लो, नहीं तो एक तरीका तो ये ठीक है ही, आप इस तरह से देख लो, नहीं तो इन 15 छात्रों का कुल वजन कितना होगा सर? 15 गुना 28, 15 गुना 28, ये इन 15 छात्रों का टोटल वजन आ जाएगा। और अब ये 16 लोग हो गए, तो इन 16 के वजन में से 15 का वजन घटा दो, अध्यापक का वजन आ जाएगा बस। अध्यापक का भार आपको पूछा गया है ना, कितना होगा? अध्यापक का वजन, तो अध्यापक के आने के बाद 15 प्लस 1 16 लोग हो गए, 16 लोग हो गए। इन 16 का औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। तो पहले 28 था तो अब 30 हो गया। पहले अगर 28 था तो अब कितना हो गया? 30 हो गया। तो कुल वजन 16 गुणा 30, 480 किलो हो गया इनका वजन। इन 16 लोगों का कुल वजन 480 हो गया। पहले वजन कितना था? 15 छात्र थे टोटल, औसत 28 था, तो 15 गुणा 28। इस 480 में से ये घटा देंगे तो अध्यापक का वजन ही तो आया है। 15 8 120 का 0, 12 हासिल कैरी हो गया, 15 दुआ 30 और 12 42, 420। 480 में 420 घटा दो तो अध्यापक का वजन कितना आ जाएगा? 60 किलो। अध्यापक का वजन कितना आ जाएगा सर? 60 किलो। अब वापस समझ लो आप लोग, यहां पर रिप्लेस तो नहीं करना है किसी को। पहले तो 15 छात्र थे, एक और शामिल करना है, एक और शामिल करना है, उसका वजन आपसे पूछ रहा है। तो ये जो शामिल करना है इसके कारण औसत तो बढ़ ही रहा है ना। औसत वजन में 2 किलो की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हर व्यक्ति का वजन 2-2 किलो बढ़ रहा है। और टोटली ये 16 व्यक्ति हो गए, तो 16 गुणा 2 32 किलो वजन ज्यादा होगा अध्यापक का इस वाले औसत से। तो 28 से 32 किलो ज्यादा होगा, क्योंकि 16 कहां से आया? टोटल व्यक्तियों की संख्या 16 हो गई, औसत 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अध्यापक का वजन 32 किलो ज्यादा होगा। 28 प्लस 32 कितना होता है? 60 किलो। अध्यापक जो है वो 60 किलो का है सर। ये अध्यापक थोड़ा भारी है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। 16 व्यक्तियों का कुल वजन 480, 15 व्यक्तियों का 420, घटाया तो 60 किलो। इस तरह से कर लो आप लोग, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोगों ने एवरेज कल से आगे बढ़ाया है। संडे के दिन तक, यानी कल और परसों, हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। संडे के दिन एक बड़ी क्लास रख देंगे एवरेज की। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। चीजें अगर समझ में आती हों, अच्छी लगती हों, रोज आप देखा करो। और वही निवेदन नहीं रहता है आप लोगों से कि आप लोग क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो, आप लोग लिखा करो सेशन के बारे में, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें। समझ में आता है, अच्छा लगता है तो, नहीं तो बाकी बहुत बड़ी दुनिया है, जहां से आपको सीखने को मिले वहां से सीखिए आप लोग, भटकिए मत।
ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में।